2 मार्च 2020 को एक महिला अपने कमरे के अंदर सो रही थी। उसकी उम्र करीब करीब 28 साल होगी। उसको नींद में ऐसा लगता है कि उसके पैरों के आसपास कोई चीज रेंग रही है। वो तुरंत ही नींद से जाग जाती है और जागने के बाद जैसे अपने पैरों के पास वो देखती है तो उसे पता चलता है कि एक बहुत ही जहरीला सांप उसके पैरों के आसपास रेंग रहा है। वो तुरंत ही उस सांप को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सांप उसे वहां पर पैरों में डस लेता है। जैसे सांप डस लेता है वो चिल्लाने लगती है। उसका पति, जिसका नाम सूरज होता है, वो तुरंत ही दौड़ता हुआ रूम के अंदर आता है और रूम के अंदर आकर जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को उठाकर अस्पताल लेके जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद उसका वहां पर इलाज होता है और डॉक्टर को पता चलता है कि जिस सांप ने इस महिला को काटा है वो सांप वाइपर किस्म का सांप था, जो कि काफी ज्यादा जहरीला होता है। उसका अच्छे से इलाज किया जाता है, कुछ सर्जरी की जाती है और करीब करीब 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो अब उसके हालत में सुधार होने लगता है। तो तुरंत ही उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब भी उसको डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है तो उसका पति सूरज उसको कहता है कि अब तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाओ, वहां पर तुम आराम करो और साथ ही मैं भी वहां पर तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारी सेवा भी मैं करूंगा। तो वो दोनों अब उस महिला के मायके चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद कुछ दिन बीतते हैं। करीब करीब 6 मई का दिन था। 6 मई 2020 को उस महिला को फिर से एक सांप काट लेता है। इस बार जब सांप उसको काट लेता है तो फिर से उसके माँ बाप और उसका पति उसको उठाकर अस्पताल लेके जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। यहाँ पर अब सभी को लगता है कि इस महिला की जो मौत है वो नेचुरल डेथ हुई है सांप के काटने की वजह से। लेकिन उसके पिता को कुछ डाउट होता है। वो सोचने लगता है कि जिस रूम में ये रुकी हुई थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रूम था और रूम एसी रूम था, उसके अंदर सांप के जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो आखिर सांप रूम के अंदर आया कैसे और इसको डस कैसे लिया, उसको कुछ डाउट हो रहा था। उसे लग रहा था शायद कोई सांप रूम के अंदर जानबूझकर लाया था और इसको कटवाया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब वो डॉक्टर से कहता है कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर भी उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कुछ ऐसी चीजें उसमें खुलती है जिसके जरिए पता चलता है कि इस महिला का मौत जो है नेचुरल डेथ नहीं थी, लेकिन किसी ने इसका मर्डर किया था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर, उसके खून के अंदर सांप के जहर के साथ साथ कोई एक और चीज भी ऐसी मिली थी जिसके वजह से साबित हो रहा था कि किसी ने इसका जरूर से मर्डर किया था। तो आखिर कौन थी यह महिला और सांप कैसे रूम के अंदर आया था और किसने इसका मर्डर किया था, इस पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में केरल के कोल्लम में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक पिता थे जो कि काफी बड़े बिजनेसमैन थे, एक माता थी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, एक महिला थी, एक लड़की थी जिसका नाम उत्तरा था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी और उसका एक छोटा भाई था। ये चारों लोग वहां पे खुशी खुशी रह रहे थे। अब क्योंकि लड़की की उम्र 25 साल हो गई थी तो उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जो लड़की थी जिसका नाम उत्तरा था, उसको एक बीमारी थी। बीमारी का नाम था लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस बीमारी में ये होता है कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो कोई भी नई चीज सीख नहीं पाता है और किसी भी चीज को अच्छे से याद भी नहीं कर पाता है। इस बीमारी के चलते कोई भी लड़का इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कुछ दिन ढूंढने के बाद उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज को जब इस महिला से मिलाया जाता है तो पहली बार उसको भी इस बात का जानकारी दी जाती है कि इस लड़की को एक बीमारी है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको कोई भी चीज अच्छे से याद नहीं रहती है और ना ही किसी नई चीज को सीख पाती है। लेकिन सूरज फिर भी इस महिला के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो बहुत सारा कैश मांगता है, बहुत सारा सोना मांगता है, एक कार मांगता है और हर महीने 8,000 रुपए की डिमांड वो करता है। क्योंकि लड़की वाले उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा समृद्ध घर वाले थे, उनके पास काफ़ी सारा पैसा था, जिसकी वजह से उसकी सारी डिमांड मान जाते हैं। जब डिमांड मान जाते हैं तो दोनों की शादी कराई जाती है। काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी करने के बाद वो दोनों अलग से रहने चले जाते हैं। यहाँ पर सूरज उत्तरा का काफ़ी अच्छा ख्याल रखता है, उससे बहुत सारा प्यार करता है और उसको खुश रखने की हर कोशिश करता है, क्योंकि उसको दहेज में ढेर सारा पैसा, सोना और कार भी मिली हुई थी, जिसके चलते उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। 2019 में उन दोनों के घर पर एक बच्चे का जन्म होता है। ऐसे में 2 मार्च का दिन आ जाता है। 2 मार्च 2020 को इस महिला को पहली बार सांप ने काट लिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद वो डिस्चार्ज होती है अस्पताल से, फिर अपने माता पिता के घर पर आती है और यहाँ पर भी 6 मई 2020 को एक बार फिर से उसको सांप काट लेता है। इस बार जो सांप काटता है वो सांप
स्पेक्टिकल कोबरा होता है, काफ़ी जहरीला सांप होता है, जिसकी वजह से इसको जब अस्पताल ले जा रहे थे उसी वक्त उसकी मौत रास्ते में ही हो जाती है। डॉक्टर उसको मृत घोषित करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जब उसके पिता को कुछ डाउट होता है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जो महिला थी उत्तरा, उसकी मौत सांप के जहर के वजह से ही हुई है, लेकिन उसके खून के अंदर एक और चीज मिली थी, जो चीज थी नींद की गोलियों का डोज। जब नींद की गोलियों का डोज उसके पिता को पता चलता है तो वो सोचने लगते हैं कि उत्तरा कभी भी नींद की गोली नहीं लेती थी, क्योंकि उसका जो परिवार है काफी एजुकेटेड परिवार था, वो इस तरीके की कोई भी गोलियां अपने घर में नहीं रखते थे, ना ही किसी को वो देते थे। और साथ ही उत्तरा की जितनी भी दवाई थी उस दवाई में भी नींद की गोली का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। तो आखिर उनको यही लगता है कि आखिर उत्तरा को ये नींद की गोली किसने दी थी। जिसने भी दी थी उसने शायद इसीलिए दी थी कि वो जब नींद की गोली उसको दी जाए, वो काफी गहरी नींद में चली जाए, उस टाइम पे सांप को उसके पास रख देंगे और सांप उसको काट लेगा, जिसके चलते उसकी मौत हो जाएगी। जब पिता को इस बात का डाउट होता है वो तुरंत ही पुलिस वालों को बुलाते, पुलिस आती है, इस केस को दर्ज करती है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो माता पिता के पास से पता चलता है कि जब भी पहली बार और दूसरी बार सांप ने इस उत्तरा को काटा था उस टाइम पे उसका पति वहां पर मौजूद था, चाहे पहले था या तो फिर बाद में था, लेकिन पहला आदमी वही था जो इसके पास गया था। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पहला शक पुलिस को उसके पति के ऊपर ही होता है। तुरंत वो सूरज के पास जाते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे कुछ पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आती है जिससे पता चल सके तो इसने इसका मर्डर किया है, या तो कोई भी ऐसा सबूत भी उनको नहीं मिलता है जिसके पता चल सके कि सूरज ने ही इसका मर्डर किया है। लेकिन अब पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और उसके लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लेती है। उनका जब डेटाबेस निकाला जाता है, उसके डेटा को जब रिकवर किया जाता है तो पता चलता है कि जब पहली बार इस महिला को सांप ने काटा था, जो कि एक वाइपर सांप था, तो उसी दिन उससे कुछ दिन पहले सूरज ने वाइपर सांप के बारे में सर्च किया था कि आखिर ये वाइपर जो सांप होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका जहर कैसा होता है, अगर किसी को ये काट लेते हैं तो इसके मरने के या जिंदा रहने के चांसेस कितने होते हैं। जब ये हिस्ट्री मिलती है तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और उसके जो शक था वो काफ़ी गहरा जाता है। अब जब आगे और इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है जब दूसरी बार भी उत्तरा को काटा था उस टाइम पे वो सांप जो है स्पेक्टिकल कोबरा था। तो उसी टाइम पे सूरज ने फिर से सर्च करके रखा हुआ था कि जो स्पेक्टिकल कोबरा होते हैं उनका जहर कैसा होता है, उनके काटने के बाद और मरने के और जीने के चांसेस कितने होते हैं, सारी चीज़ें उसने सर्च करके रखी हुई थी। जब इस बात का सबूत पुलिस वालों को मिलता है तो वो लोग फिर से उसको बुलाते हैं और उससे फिर से पूछताछ करते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी अच्छा इतना ज़्यादा ठोस सबूत उनके पास नहीं था जिसके चलते वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनको सूरज को फिर से छोड़ना पड़ता है। अब क्योंकि उत्तरा जिस रूम में रुकी हुई थी वो रूम एक फर्स्ट फ्लोर पे था, साथ ही वहां पर पूरा पैक कमरा था, अंदर सांप के आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके चलते पुलिस को यह सोचने लगती है कि इस रूम के अंदर सांप को लाने के लिए जो भी बंदा लाया होगा वो हाथ में पकड़ के तो नहीं लाया होगा, किसी बॉक्स में या तो पॉलीथीन के अंदर लेके हुए वो लाया होगा। तो अब आसपास का जितना भी वो एरिया होता है उस एरिया पे वो तलाश करना शुरू कर दे। जब एरिया में वो लोग चेक करते तो वहां पर उनको पास में एक बक्सा मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का एक बॉक्स था। उस बॉक्स को वो लोग फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। वहां पर भेजने के बाद जब उसका एग्जामिनेशन होता है तो उसमें एक फिंगरप्रिंट उनको मिलता है। उस फिंगरप्रिंट को सभी लोगों के फिंगरप्रिंट के साथ मैच किया जाता है। उसी टाइम पे वो जो फिंगरप्रिंट है वो सूरज की फिंगरप्रिंट के साथ मैच हो जाता है। अब क्योंकि पुलिस को यहाँ पर सबूत मिल चुका था और साथ ही पहले की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री थी वो भी उनके पास थी, जिसके चलते वो लोग तुरंत ही सूरज को फिर से अपनी हिरासत में लेते और अब कड़ी पूछताछ करते हैं, उसका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद सूरज जो टूट जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि उसने ही अपनी पत्नी का खून किया है। इसके बाद उसके बारे में वो बता रहे कि वो सांप कहाँ से लाया था। जब उसको इस बात का पूछा जाता है तो कहता है कि मैंने एक सपेरे के पास से ये दोनों सांप खरीदे थे। उस सपेरे का नंबर भी इसके मोबाइल पे से मिल जाता है। उसको फिर बुलाया जाता है, उसकी जो पूछताछ होती है तो पता चलता है कि पहली बार जब वो वाइपर सांप ने काटा था उस टाइम उसी सपेरे के पास से सूरज ने उस वाइपर सांप को खरीदा था। करीब 7,000 रुपये में उसको खरीद कर लाया था। उसके बाद जब दूसरी बार कुछ दिनों पहले सूरज फिर से इस सपेरे के पास गया था और इस बार उसने स्पेक्टिकल कोबरा को खरीदा था करीब 10,000 रुपये में। दोनों सांप को खुद ही लाया था और उसने अपनी बीवी के पास ही रखा था। इस बात का जब सपेरे से पता चलता है तो तुरंत ही एक गवाह उनको मिल जाता है, सबूत मिल जाता है और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री थी वो भी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करते और उसको कोर्ट में
पेश किया जाता है। कोर्ट में जब सूरज हाजिर होता है तो उस टाइम पे वो अपना गुनाह को कबूल कर लेता है। गुनाह कबूल करने के बाद कोर्ट उसको सजा भी देती है। करीब 5 लाख का जुर्माना उसको भरने को कहती है और उम्र कैद की उसको सजा सुनाई जाती है। जब ये सजा सुनाई जाती है उसके बाद पुलिस वाले जब सूरज को पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी पत्नी का खून क्यों किया, तुम तो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और तुम्हारा एक बच्चा भी तो था। लेकिन तब सूरज कहता है कि मैंने उत्तरा से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। वो कभी भी उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उसकी बीमारी से तंग आ गया था और कैसे भी उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अगर वो उसको डिवोर्स दे देता तो डिवोर्स के चलते उसको अपनी संपत्ति भी उसको देनी पड़ती, साथ ही जो भी उसकी जो इनकम आ रही थी वो इनकम भी आनी बंद हो जाती। साथ ही उसको उत्तरा का एक क्लेम के बारे में भी पता चला था, जिसके चलते अगर उसकी मौत जो है नेचुरल डेथ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा उस क्लेम के चलते पैसा भी मिलने वाला था। तो उस पैसों के चलते उसने अपनी पत्नी को मारने का एक प्लान बनाया था। उसने ऐसा प्लान बनाया था कि जिसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ सांप के काटने से अगर वो मर जाती है तो उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ मानी जाएगी, जिसके चलते उसका जो पैसा है वो भी आता रहेगा, उसकी संपत्ति भी आधी नहीं जाएगी। साथ ही उसके पिता ने जो उत्तरा के ऊपर उस क्लेम करवा के रखा हुआ था वो क्लेम भी उसको मिलने वाला था, जिसके चलते उसने ये पूरा प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पर उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, जो गूगल में उसने सर्च किया था, उसी सर्चिंग के चलते वो पूरी तरह से पकड़ा जाता है। उसकी जो पूरा खेल है वो इस तरह से खुल जाता है। तो ये थी आज की घटना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।